मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय, अध्याय 1 भाग 3 पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण। हमने भाग 1 व भाग 2 के दौरान कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों से हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, अर्थात पदार्थ के प्रत्येक कणों के मध्य कुछ न कुछ रिक्त स्थान उपस्थित होगा। पदार्थ के कण सदैव निरंतर गतिशील रहेंगे। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, अर्थात उसके मध्य कणों के मध्य एक खिंचाव उत्पन्न होता है। पदार्थों का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, वहीं पदार्थ का एक निश्चित आयतन भी होता है, अर्थात पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान का होना। जैसे कि हमने उस प्रयोग के अंतर्गत पढ़ा, जब जल के अंतर्गत हमने नमक मिलाया तो नमक का मिलने पर भी जल का स्तर ऊपर नहीं उठा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होने के प्रयोग के लिए हमने घंटी या थाली जब बजाई जाती है तो उसके ऊपर उत्पन्न होने वाले कंपन को हाथ से जब स्पर्श किया तो महसूस कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल हमने हथौड़ी की चोट द्वारा चौक पर व लोहे की वस्तु पर मार कर देखा तो उनके मध्य अलग अलग आकर्षण बल महसूस हुआ। वहीं प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। निश्चित द्रव्यमान से हम ये कह सकते हैं कि वो दुनिया में उसका जो भार है वह एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है। हाँ, प्रत्येक अलग अलग ग्रह में उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका भार परिवर्तित होता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का स्वयं का जो भार होता है, जो उसका वास्तविक भार है, उसे द्रव्यमान कहा जाता है। और द्रव्यमान सदैव निश्चित रहता है, यानी उसे किसी भी ग्रह या किसी भी अन्य स्थान पर भी ले जाने पर उस वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है। वहीं एक निश्चित आयतन, यानी वह इस दुनिया में कितना स्थान घेरता है, उसे रहने के लिए कितना स्थान चाहिए, उसे उसका आयतन कहते हैं। और प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, वहीं द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अर्थात कणों के बीच जो होने वाली रिक्त स्थान है, उनके बीच में पाए जाने वाले जो खाली स्थान है तथा उनमें पाई जाने वाली जो गतिज ऊर्जा है वो ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, अर्थात उसके मध्य रिक्त स्थान भी कम होता है और गतिज ऊर्जा भी कम होती है। वहीं द्रव अवस्था में मध्यम अवस्था में पाया जाता है और गैसीय अवस्था में रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है। वहीं आकर्षण बल भी ठोस पदार्थों में अत्यधिक होता है, द्रव में मध्यम व गैस में सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से गैसों के कणों के मध्य कोई आकर्षण बल पाया नहीं जाता, इसलिए वायुमंडल में जब उन्हें खुला छोड़ा जाता है तो वो आसानी से फैल जाते हैं। जैसे कि अगरबत्ती की सुगंध भी पूरे कमरे में और कमरे से घर में बहुत ही आसानी से फैल जाती है, अर्थात उनमें सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति बहुत ही मध्यम यानी बहुत ही धीमे होती है, वहीं द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, अर्थात उसकी गति गैसीय अवस्था से धीमे हो जाती है और ठोस अवस्था में कणों के मध्य की गति अधिकतम होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ की मुख्य 5 अवस्थाएं होती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं। वहीं प्लाज्मा व बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेंट वैज्ञानिक आधार पर 2 अन्य अवस्थाएं उपस्थित होती है और कुल वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ की 5 अवस्थाएं उपस्थित होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एवं बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। पदार्थ की अवस्थाओं में पाए जाने वाला अंतर। जैसा कि हमने पहले प्रयोगों द्वारा ये देखा है कि गुणधर्म, आकार। सर्वप्रथम हम आकार की बात करें तो जैसे ठोस में हम किसी भी ईंट को ले सकते हैं और उस ईंट का जो आकार है वो हमेशा निश्चित रहेगा। यदि आप उसे तोड़ते हैं तो उसके टुकड़े में आकार छोटा हो जाएगा, लेकिन उसे तोड़ने पर वो होगा। लेकिन सामान्य अवस्था में एक ठोस का आकार निश्चित रहता है। वहीं एक द्रव का आकार, जैसे पानी को अपन जिस बर्तन में रखते हैं, जैसे
अपन ने पानी की गिलास गोल ली तो गोल आकार में रहेगा, बेलनाकार गिलास में लेने पर बेलनाकार, अर्थात जिस आकृति के बर्तन में हम पानी को लेंगे उसी का आकार का हो जाता है। वहीं गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। गैस को भी आप जिस बर्तन में इकट्ठा करते हैं वह उसी आकार की हो जाती है। आयतन। आयतन ठोस पदार्थ का एक निश्चित आयतन होता है, अर्थात ठोस पदार्थ एक निश्चित जगह घेरता है। जैसे कि ईंट की आयतन निश्चित होगा तो वो जैसे 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर अर्थात 1000 सेमी क्यूब, तो वह 1000 सेमी क्यूब आयतन ही जगह घेरता है। उससे ज़्यादा आयतन नहीं घेरेगा, चाहे उसे पृथ्वी या अन्य ग्रह पर ले जाया जाता है। वहीं द्रव का भी एक निश्चित आयतन होता है। द्रव फैलता अधिक है, विसरण अधिक करता है, लेकिन उसके द्वारा घेरा जाने वाला आयतन सदैव निश्चित रहता है। लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, क्योंकि गैस के कण आकर्षण बल कम होने के कारण अत्यधिक तेज़ी से फैलते हैं और उनके मध्य के कणों का रिक्त स्थान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इस कारण वे बहुत ही अत्यधिक तेज़ी से फैल जाते हैं, अतः उनका आयतन सबसे कम होता है। विसरण। विसरण का अर्थ होता है फैलना। ठोस वस्तुएं फैलती नहीं हैं, जैसे कि ईंट है, लोहे की टेबल है आदि, आप देख सकते हैं कि वो कभी फैलती नहीं है। वहीं द्रव, पानी को यदि गिराने पर पानी धीरे धीरे फैलता है। वहीं गैस, जैसे सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध बहुत ही तेज़ी से फैल जाती है, अधिक तेज़ी से विस्तृत होती है, तो हमें कह सकते हैं विसरण यानी फैलाव। ठोस पदार्थों में फैलाव बहुत कम होता है, द्रव में ठोस से अधिक पर गैस से कम। वहीं गैस में सबसे अधिक फैलाव होता है। संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब दबाव। हम उस किसी वस्तु को दाब के कारण कितना प्रेशराइज अर्थात कितना दबा सकते हैं, उसके आकार को कितना छोटा किया जा सकता है। तो ठोस वस्तुओं के आकार को न्यूनतम या नगण्य या जीरो कह सकते हैं अपन, बहुत ही कम मात्रा में संपीड़ित कर सकते हैं। वहीं द्रव को ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन गैसों को अधिक मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों का संपीड़न हम हमारे घरों के अंदर पाए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर के अंतर्गत देख सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर में भरी गई गैस को इतनी मात्रा में संपीड़ित किया जाता है कि वह द्रव के आकार में महसूस की जा सकती है। अर्थात जब हम उस टंकी, गैस की टंकी अर्थात एलपीजी की सिलेंडर लेकर आते हैं, तो उस एलपीजी के सिलेंडर को हिलाने पर उसमें द्रव पदार्थ होने का एहसास होता है। घनत्व। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, वहीं द्रव का घनत्व कम होता है, वहीं गैस का घनत्व न्यूनतम होता है। अर्थात ठोस पदार्थ के एक परमाणु के मध्य पाए जाने वाला घनत्व से अपन कह सकते हैं कि कोई पदार्थ, कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है और उस स्थान की एक निश्चित इकाई आयतन में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी है। तो हम देखेंगे कि ठोस वस्तुओं के अंतर्गत जैसे यहाँ ठोस है तो इस परमाणु में एक इकाई आयतन में परमाणुओं या अणुओं की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। वहीं द्रव में इनके अणुओं की संख्या और उसके बीच में रिक्त स्थान थोड़ा अधिक है। वहीं गैस में अणुओं की संख्या सबसे कम पाई जाती है, अर्थात इस ठोस का घनत्व सबसे अधिक है, द्रव का उसकी तुलना में से कम है, वह गैस का सबसे कम होता है। घनत्व का मतलब होता है एक निश्चित आयतन में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या। आकर्षण बल। ठोस परमाणुओं को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि लोहे या ईंट, तो अर्थात उनके मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। द्रव पदार्थों का आकर्षण बल कम होता है, वहीं गैस का आकर्षण बल सबसे न्यूनतम या सबसे कम होता है। ठोस अवस्था के गुणधर्म। बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से ये पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अर्थात अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट भी जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं सामान्य रूप में जो उपयोग लिया जाने वाला रबड़ है, उसे यदि हम उपयोग लेने के लिए यदि खींचते हैं, जैसे कि मिठाई के दुकान पर वगैरह उसका उपयोग किया जाता है, तो हम देखते हैं उसे सामान्य से खींचकर उसके आकार को बदला
जा सकता है, लेकिन यदि अपन उस पर अत्यधिक बल लगाते हैं तो वो टूट जाता है। ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। ठोस पदार्थों की गतिज ऊर्जा कम होने के कारण उसका आकार आसानी से बदला नहीं जा सकता है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, अर्थात शर्करा व ठोस दोनों ही ठोस होने के बावजूद जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार ले लेते हैं। इसका अर्थ ये कहीं नहीं है कि वो अपने नियमों का पालन नहीं करते, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे क्रिस्टल अर्थात छोटे छोटे जो दाने हैं उनका आकार निश्चित रहता है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित किया जा सकता है, अर्थात जिससे हमारे गादी में फॉर्म भरा जाता है, जिससे हमारे गद्दे, सोफ़े आदि में या बाइक की जो सीट है उसके अंदर जो स्पंज भरा जाता है उस स्पंज को हम आसानी से दबा सकते हैं, लेकिन फिर भी वह ठोस है, क्योंकि उस स्पंज के छिद्रों में जब हवा भरी होती है तो जब हम उस पर दबाव देते हैं तो उससे अंदर से हवा बाहर निकल जाती है, लेकिन स्पंज का आकार वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वहीं द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखने में योगदान देते हैं, अर्थात द्रव के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो उसका आयतन निश्चित रखते हैं, क्योंकि उसके कणों के मध्य आकर्षण बल होने के कारण वे फैल तो जाते हैं लेकिन एक दूसरे को से टूटकर अलग नहीं होते हैं। द्रव जिस बर्तन में रखता है उसी बर्तन का आकार ले लेता है, अर्थात उसका आकार अनिश्चित हो जाता है। वहीं गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में मिली हुई होती है, और पानी में विस्तृत होने के कारण मिली हुई होने के कारण ये जलीय पौधों व जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। यहाँ CO2 है, CO2 पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। वहीं द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति सबसे कम होती है। वहीं गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उनमें पाया जाने वाला आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव तेज़ी से हो जाता है। गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है उसी बर्तन का आकार ले सकती है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेज़ी से गति करते हैं और इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव भी बना रहता है और इसके कारण उसकी में गति पाई नहीं जाती। प्लाज्मा अवस्था के गुणधर्म। वैज्ञानिकों के अनुसार जो पांचवी अवस्था पाई जाती है उसे प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। इस प्लाज्मा के गुणधर्म को जानने के लिए हम कुछ अध्ययन करेंगे। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं और फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन अर्थात हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट्स होती है वो ट्यूबलाइट्स में जब हम करंट प्रदान करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक चमक उत्पन्न होती है। ये चमक इसी प्लाज्मा के रूप में उपस्थित होती है। यहाँ तक कि बल्ब जो होता है उसके अंदर भी ये प्लाज्मा गैस भरी होती है, इसी कारण बल्ब भी चमकता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस भरी हो सकती है, और इसी गैस भरने के कारण जब इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है अर्थात करंट की सप्लाई की जाती है तो करंट की सप्लाई करने के कारण ये आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर का समकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है, और ये समकीला प्लाज्मा तैयार होकर प्रकाश प्रदान करता है। प्रकाश प्रदान करने के कारण धीरे धीरे उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है, और इसी प्रकाश के कमरे में फैलने के कारण हमें रोशनी दिखाई देती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं गैस के स्वभाव के अनुसार प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक पाई जाती है, और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक पाई जाती है। प्लाज्मा की अवस्था को हम समझने के लिए एक बंद कमरे के अंतर्गत पाए जाने वाले छिद्र से आने वाली रोशनी को यदि ध्यान से देखें तो उसमें रोशनी के साथ कुछ कण भी उपस्थित होते हैं। अब उसे भी प्लाज्मा के रूप में समझ सकते हैं। उच्च तापमान के कारण ही तारों में भी प्लाज्मा का निर्माण होता है, और वैज्ञानिकों के अनुसार प्लाज्मा एक अवस्था है। वहीं हमारे रक्त में भी प्लाज्मा अपन कहते हैं पाया जाता है, लेकिन वह प्लाज्मा द्रव की अवस्था का से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसमें भी हमारे शरीर में द्रव
व रक्त कणिकाएं मिश्रित रूप में पाई जाती है। तो अपन एक उदाहरण के तौर पर उसे समझ सकते हैं कि जहाँ द्रव पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं उसे हम प्लाज्मा कह सकते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं है। यह वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित करने पर बनाई जाने वाली अवस्था है। इस अवस्था का सर्वप्रथम निर्माण या सर्वप्रथम इसका आविष्कार भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा इसकी जानकारी प्रदान की गई और उन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित सामान्य वायु को के घनत्व को 1,00,000वें भाग, अर्थात जैसे कि अभी उसका जो भाग या उसका जो आयतन है, घनत्व है, वो 1,00,000 परमाणु है, तो अब 1,00,000 परमाणु से की जगह पे केवल एक परमाणु वहाँ उपस्थित होना चाहिए। तो 1,00,000वें भाग जितना कम करने पर कम घनत्व वाली जो गैस बनती है उसको फिर बहुत ही कम तापमान पर जब हम ठंडा करेंगे तो जो गैस का अगला भाग तैयार होगा उसे BEC या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिकों, भौतिक वैज्ञानिक यानी फिजिक्स के जो जानकार थे, पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसके कारण इसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। अर्थात यह प्रयोग भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस व अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों के संयुक्त रूप से किया गया। इसलिए उन दोनों के सम्मान प्रदान करने के लिए इन दोनों के नाम से ही, जैसे सत्येंद्र नाथ बोस से बोस व अल्बर्ट आइंस्टाइन से आइंस्टाइन, अर्थात बोस-आइंस्टाइन, और कंडेंसेट यानी कंप्रेस करना या किसी को दबाव, अर्थात उसके भाग में दबाव महसूस करने के कारण जो बनी कंप्रेस्ड अर्थात दबावपूर्ण जैसे तैयार की गई BEC बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाने लगा। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमैन को भी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए, अर्थात उन दोनों ने वैज्ञानिक अवस्थाओं की भविष्यवाणी की थी, उन दोनों ने इसका निर्माण नहीं किया था। लेकिन 2001 में वैज्ञानिक एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमैन को इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था बनाने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली इस गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार हो जाती है। आज के गृह कार्य में हम अध्ययन कर सकते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के मध्य अंतर लिखिए। जलीय जीव श्वसन कैसे कर सकते हैं, लिखिए। BEC गैस कैसे तैयार की जाती है, लिखिए। वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, उनके नाम लिखिए।